नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट, जिसकी शुरुआत 1980 में शुरू हो चुकी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। 2005 में एमओयू साइन हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बीच, और 2024 में 2000 के 20 साल बाद लगभग 2024 में इस पर बात शुरू होती है और इसके लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया, केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट, जिस पर पूरे 45,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया खुजराहो से। लेकिन यह जानना जरूरी है, यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्या इसके इकोनॉमिक बेनिफिट हैं और क्या इन्वायरमेंटल कंसर्न है, वो देखते हैं। यह पूरा आर्टिकल आया है, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है और द हिंदू में भी आया है। और इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने थैंक्स कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। उन्होंने वाटर प्रोजेक्ट के लिए अलग से संविधान में जगह दी, लेकिन अपोजिशन का इस पर कंसर्न आया है, इन्वायरमेंटल कंसर्न आया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लगभग 23 लाख ट्री काटे जाएंगे और यह पूरा प्रोजेक्ट पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच से जाएगा। यानी जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसको 2 भागों में बांट देगा। डिटेल एनालिसिस करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। इस पूरे आर्टिकल की बात करते हैं। यह है केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट, जो बुंदेलखंड रीजन में है, और जो ये नहर बनाई जा रही है दोनों के बीच, इसकी लंबाई 221 किलोमीटर है और इसमें 2 किलोमीटर की टनल बनाई जाएगी, जो 221 में ही इंक्लूड है। ये जो पूरा रीजन है, ये मध्य प्रदेश और यूपी का रीजन है। झांसी बहुत प्रसिद्ध शहर है, उसके आसपास का रीजन है। और अब यह देखना जरूरी है कि जो प्रोजेक्ट है कहां कहां आता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर बात करते हैं, जो बेतवा रिवर है वो यूपी में पड़ती है और जो केन रिवर है वो मध्य प्रदेश का पार्ट बनती है। मतलब ये जो कैचमेंट एरिया है, जहां से जो नदी है पानी अपना इकट्ठा करती है, वो कैचमेंट एरिया ज्यादातर बेतवा रिवर का यूपी में पड़ता है। वहीं जब केन की बात करते हैं तो उसका एमपी में पड़ता है और इसके लिए टनल है 221 किलोमीटर। लेकिन जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो इरिगेशन बेनिफिट है। लगभग 11 लाख हेक्टेयर जो जमीन है, लैंड है, उसको इरिगेशन फैसिलिटी मिलेगी। अगर उनको इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाती है तो वहां के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट, इस प्रोजेक्ट के बनने से लगभग 64 लाख लोगों को पानी मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा। उसमें से 62 लाख लोग मध्य प्रदेश के हैं और लगभग 2 से 2.5 लाख लोग यूपी गवर्नमेंट के हैं। यह सब होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा। इकोनॉमिक बेनिफिट जैसे पावर जनरेशन। अगर किसी एरिया में कोई इंडस्ट्री लगनी है तो जो सबसे पहला फैक्टर है लैंड, वाटर और पावर सप्लाई। अगर इस प्रोजेक्ट से पावर सप्लाई होती है तो जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो सकती है, तो उसके लिए भी एक प्लस पॉइंट है। अब इस प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल जो बेनिफिट है वो जानना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही इस पर क्या कंसर्न है उसका पता लगा सकते हैं। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एक ऐसा पॉइंट जिसको प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करने से पहले हमें यह नापना जरूरी है कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या इतना इकोनॉमिक बेनिफिट मिल पाएगा जितनी हमें जरूरत है। अगर ये इतना इकोनॉमिक बेनिफिट देता है और उससे जो इन्वायरमेंटल कंसर्न पैदा होगा उसको क्या रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए आप इस प्रोजेक्ट से 1 लाख करोड़ रुपए कमा सकते हो। अगर इससे ज्यादा आपको इन्वायरमेंट पर, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए खर्च करना पड़ गया तो इस पूरे प्रोजेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। तो बात करते हैं बेनिफिट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या था। पहले वाटर सप्लाई, इरिगेशन और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए
दूसरा पावर जनरेशन। इस प्रोजेक्ट से एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स खड़ा हो सकता है जो हमारे जो क्लाइमेट चेंज के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो टारगेट है, उसको अचीव करने में हमारी सहायता करेगा। अब यह जानना जरूरी है कि बेनिफिट क्या है। इरिगेशन, मैंने आपको बताया कि इरिगेशन पर बहुत फायदा मिलेगा। उन लोगों को पानी मिलेगा जो इरिगेशन के लिए पानी ढूंढते रहते थे। लेकिन बात एक इंपॉर्टेंट यह भी है, जब हम केन से बेतवा की तरफ पानी लेकर जा रहे हैं तो वहां जो केन का रीजन है वहां पानी की कमी होगी, और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारा रेनफॉल पैटर्न बदल चुका है, मतलब जहां पानी पहले से अवेलेबल रहता था अब वहां पानी नहीं रहा, क्योंकि बारिश है वो अपना नेचर चेंज कर चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा 2024 में भी राजस्थान में बारिश हो रही है, लेकिन यूपी जो एरिया है जहां बारिश होनी चाहिए थी वहां बारिश नहीं हो रही। जिस रीजन में बारिश होनी चाहिए वहां तो बारिश हुई नहीं, और जहां कभी होती नहीं थी तो वहां बारिश हो रही है। जो रेनफॉल पैटर्न है वो बदल रहा है। अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट पर 45,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो क्या इतना बेनिफिट मिलेगा इस प्रोजेक्ट से? दूसरा प्रोजेक्ट ड्रिंकिंग वाटर। मैंने आपको बताया कि 64 लाख लोगों को पानी मिलेगा पीने का। इस प्रोजेक्ट की यह बहुत अच्छी बात है, अगर 64 लाख लोगों को पानी मिलेगा तो वहां से लोग माइग्रेट होना बंद कर देंगे, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसमें पानी एक सोर्स है। अगर पीने का पानी अवेलेबल होगा तो लोग माइग्रेट नहीं होंगे, अदरवाइज लोग वहां से माइग्रेट होना शुरू कर देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली। दिल्ली में पानी बिल्कुल ही नहीं है, और हर कोई दिल्ली के ऊपर इलेक्शन लड़ता है कि हम अच्छा पानी, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन जो दिल्ली की पॉपुलेशन है उसको पानी नहीं मिला तो वो लोग फरीदाबाद, गुड़गांव की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही यहां हो सकता था अगर ये प्रोजेक्ट डेवलप नहीं होता। केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट वहां 64 लाख लोगों को पानी तो प्रोवाइड करवाएगा, साथ ही साथ जो हमारी इकोनॉमी है, अगर वहां लोग रहेंगे तो उनके लिए रोजगार भी पैदा होगा। रोजगार कैसे पैदा होगा? वो इरिगेशन करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, और एग्रीकल्चर एक बैकबोन है इंडिया की। और दूसरी बात, अगर वो एग्रीकल्चर करेंगे तो जॉब का जो प्रेशर है वो रिलीज होगा। हर कोई शहरों की तरफ भागना चाहता है, कोई एग्रीकल्चर नहीं करना चाहता। अगर कोई एग्रीकल्चर नहीं करना चाहेगा तो फूड अवेलेबल कहां से होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो फूड अवेलेबल करवाने के लिए यह बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, हाइड्रो पावर जनरेशन। वहां पर बिजली अवेलेबल होगी और उन लोगों को भी बिजली मिलेगी जो रूरल एरियाज थे जहां बिजली नहीं आती थी, आती थी तो कम आती थी, उनके लिए भी एक प्लस पॉइंट रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट के साथ साथ होगी। सबसे पहले जॉब इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके साथ साथ नए और प्रोजेक्ट भी डेवलप होंगे, जिसको जो जॉब का जो एक क्वेश्चन मार्क होता है रूरल एरियाज में वो खत्म हो सकता है, उसका आंसर मिल जाएगा। मैंने आपको बताया कि वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर करेंगे तो फूड उगाएंगे, तो जो हमारी हंगर की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सकती है। इंडिया में एमपी का गेहूं बहुत नाम से प्रसिद्ध है। अगर वहां फूड प्रोड्यूस होगा तो एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है पूरे इंडिया के लिए, तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब हमने जाना इसका इकोनॉमिक बेनिफिट, प्लस पॉइंट क्या था इस पूरे प्रोजेक्ट का। लेकिन जो अपोजिशन ने एनडीए गवर्नमेंट पर, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके ऊपर कुछ कहा है जिसको लेकर इन्वायरमेंटल कंसर्न बन गया है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 23 लाख ट्री काटे जाएंगे। अगर 23 लाख ट्री काटे जाएंगे तो क्या यह प्रोजेक्ट उतना बेनिफिट दे पाएगा जिससे हम 23 लाख ट्री दोबारा लगा पाए? और दूसरी बात,
ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो कैनाल है, वो पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच से जाएगी और उस एरिया को डिस्टर्ब करेगी। जो टॉप मोस्ट प्रेडेटर होता है हमारा टाइगर, उसके एरिया को डिस्टर्ब करने वाली है। टाइगर इफेक्ट नहीं होगा, घड़ियाल भी इफेक्ट होगा, वल्चर भी इफेक्ट होंगे इस पूरे प्रोजेक्ट से। अगर हम इतना ध्यान दे रहे हैं एनवायरमेंट पर, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, नहीं, ये कंसर्न इसलिए है क्योंकि वो एक टॉप मोस्ट प्रेडेटर है हमारे। अगर वो ही खत्म हो गई तो जो पूरी इकोलॉजी है वो अनबैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, डिफोरेस्टेशन। मैंने आपको बताया हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस कैसे होगा? अगर टॉप मोस्ट प्रेडेटर ही नहीं रहा तो जो सारी पूरा हैबिटेट है वो लॉस होगा और जिससे जो हमें बेनिफिट मिलता था, हमारी जो इकोलॉजी है वो स्टेबल रहती थी, वो नहीं रहेगी। इंपैक्ट ऑन वाटर फ्लो। कई बार पानी अवेलेबल रहता है केन रिवर में, लेकिन कई बार नहीं रहता। अगर ये यमुना रिवर है और यहां से केन रिवर है ये, और ये है बेतवा रिवर, अगर ये पानी यहां से अवेलेबल हो जाता है, ये पानी यहां से चला जाता है, तो स्पीड है जो यहां कुछ और स्पीड थी वाटर की, यहां कुछ और स्पीड थी, ये जो वाटर फ्लो है ये अनबैलेंस होगा, जिसकी वजह से जो यहां की जो इकोलॉजी है, मरीन इकोसिस्टम है, वो खराब हो सकता है। दूसरा, मान लीजिए 1000 क्यूबिक वाटर जाता था केन रिवर से, अगर इसमें से कुछ परसेंट, मान लीजिए 20% ही पानी कम हो गया, तो जो अब 800 क्यूबिक लीटर ही जाएगा, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न पैदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्टर्ड रेनफॉल पैटर्न। मैंने आपको बताया जो साउथ वेस्ट मॉनसून है इंडिया का, उसका पैटर्न चेंज हो चुका है। अगर आपने ये सुना होगा इंडियन ओशियन डाइपोल, दो डाइपोल बन जाते हैं, सॉरी दो पोल बन जाते हैं इंडियन ओशन में, जिसकी वजह से रेनफॉल पैटर्न बदल जाता है। अल नीनो, ना नीनो, मैडन जूलियन ओसिलेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो पूरा सिस्टम है, रेनफॉल सिस्टम है, वो चेंज हो जाता है। रिटेटिंग मॉनसून वो अपना जो इफेक्ट है वो नहीं दिखा पाती। अगर ऐसा होगा तो ये पूरा प्रोजेक्ट वेस्टलेस है, इस पर कोई फायदा नहीं है, हम इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इकोलॉजी इंबैलेंस। इकोलॉजिकल इंबैलेंस होगा, यानी अगर केन रिवर के पास कुछ एनिमल्स और प्लांट्स हैं और उनको एक प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से इकोलॉजी इंबैलेंस होगी। नेक्स्ट है इनवेडिकेट एनवायरमेंटल असेसमेंट। इकोनॉमिक बेनिफिट तो आपने ले लिया, लेकिन उन सब का क्या? एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, एक वीडियो आर्डोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप इस पूरे प्रोजेक्ट से पैसा कमा रहे हो, लेकिन क्या ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इतना एनवायरमेंटल बेनिफिट हमें दे पाएगा? ये क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। हां, जो अपोजिशन का जो एजेंडा है एनवायरमेंटल कंसर्न, वो बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट अब इस प्रोजेक्ट में यह बन गया है। हमने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए यह प्रोजेक्ट भी बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में एनवायरमेंटल कंसर्न को भी ध्यान में रखना होगा। ये तो एक प्रोजेक्ट है, लेकिन इससे अलावा भी 5 प्रोजेक्ट की मांग हो चुकी है और उनको अप्रूवल भी मिली हुई है। जैसे नर्मदा को तापी से जोड़ा जा रहा है, गोदावरी को कृष्णा, कृष्णा से कावेरी, सॉरी कृष्णा से पेनार और पेनार से कावेरी। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की डिमांड है, और सरकार का मानना है अगर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स हो जाए तो पूरे इंडिया में जो वाटर सप्लाई है वो बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि आज के दिन जो वाटर सप्लाई है वो इंबैलेंस है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिल सकता है। जैसे अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा, ऐसे जो बिहार और ईस्टर्न यूपी है वहां वाटर एक्सेस में अवेलेबल है, लेकिन राजस्थान, हरियाणा यहां पानी अवेलेबल नहीं है। लेकिन पंजाब में पानी फिर से अवेलेबल है।
और जो दूसरा पॉइंट है, जो डेक्कन प्लेट्यू है, यहां भी पानी इतना अच्छा अवेलेबल नहीं है जो इस एरिया में अवेलेबल है। जरूरत है इंटरलिंक प्रोजेक्ट करने की, लेकिन इन्वायरमेंटल कंसर्न को ध्यान में रख के ही ये प्रोजेक्ट डेवलप हो सकते हैं। आप हमें कमेंट में अपना आंसर दीजिए कि क्या जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है वो सही है। अगर सही है तो वो कितना सही है, क्या इन्वायरमेंटल जो पॉइंट है उसको छोड़ दिया जाए और जो सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट है उसको रख लिया जाए, और क्या इकोनॉमिक को पीछे छोड़कर हमें इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंडिया इकोनॉमी पर भी काम करना चाहता है, इन्वायरमेंट पर भी काम करना चाहता है। आप अपना व्यू पॉइंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आरडोर। आपसे रिक्वेस्ट है, आप आरडोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 90% जो हमारे व्यूज हैं वो नॉन सब्सक्राइब एंड से है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोरल सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।